मैं सबसे पहले तो उन साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करी है, धारणा प्रकट करी है, उन सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं जिन साथियों ने ज्वाइन किया है उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आपने कोई नए सिरे से या नए समय से पार्टी को ज्वाइन किया है। आपका मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी का जिस तरह से पार्टी में किया जाता है, उससे 21 करके आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अनेकों गांव में, शहर और कस्बों में गया हूं। आपको याद होगा, आज से 1.5 वर्ष पहले चौधरी देवीलाल जी की जो पिछली 2 साल पहले की पुण्यतिथि थी, हमने उसके ऊपर एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। मेवात के सिंगार गांव से चलकर के मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांवों से होकर के 6 महीने और 11 दिन तक पैदल चल के 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था। उस दौरान मैं गांव में जब जाता था, लोगों से मिलता था, तो खुल करके लोगों से पूछता था कि भाजपा और जसपा की सरकार बनने के बाद कौन से ऐसे काम प्रदेश में हुए जिसकी वजह से आम आदमी को कोई लाभ मिला हो, आम आदमी का कोई फायदा हुआ हो। लोग खुल के कहते थे, हम तो भाजपा को 2019 में सत्ता से बाहर करना चाहते थे। हमने तो भाजपा को 40 पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जिता करके भेजे थे, लेकिन 10 ऐसे जीत गए गलती से, जो कहते तो ये थे हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो कहते ये थे कि 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करेंगे। हमने उन पे विश्वास किया, भरोसा किया, 10 मेंबर जिता करके भेज दिए। उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए समर्थन दे दिया, सत्ता में शामिल हो गए। लगातार 5 वर्ष तक सत्ता में शामिल होकर के प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा, अनेक घोटाले किए, घपले किए। लोग कह रहे थे अब हमने एक फैसला कर लिया कि अब की बार जैसे ही चुनाव आएगा, हम इस जसपा को, जननायक जनता पार्टी जिसने विश्वासघात किया है, जिसने भरोसा तोड़ने का काम किया है, हम इनको अगली बार सबक सिखाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में आपने उनको तो सबक दे दिया, उनको तो सत्ता से दूर कर दिया, माइनस में लाकर के खड़ा कर दिया, झूठ और लूट की दुकान को बंद कर दिया। लेकिन साथियों, उस वक्त यह भी कहा जाता था कि भाजपा को और इनको जसपा को सत्ता से बाहर करके हम कांग्रेस का राज बनाएंगे। मैं लोगों से खुल के कहता था कि आप गलती करोगे अगर गलती से कांग्रेस को सत्ता सौंप दी, कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिलकर के सत्ता लेने की बजाय कहीं ना कहीं आपका विश्वास तोड़ने का काम करेंगे। साथियों, चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे निकले, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। अब जब मैं पिछले 1 साल से लोगों के बीच में जा रहा था, संगठन को कैसे नए सिरे से बूथ के स्तर पे खड़ा किया जाए, लोगों से जब मिल रहा था, पूछ रहा था, तो लोग खुल करके मुझे एक बात बता रहे थे, कह रहे थे हमारे से एक भूल और हो गई, गलती और हो गई। हम जिनको सत्ता सौंपना चाहते थे, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, और खुल करके कहते थे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में केवल 2 लोगों का हाथ है। हमने तो राज बनाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं अंदर खाने षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम कर रहे थे। मैंने पूछा किसने सत्ता सौंपी, कौन लेकर के आया?
लोगों ने खुल के कहा कि इन बाबू बेटा ने जहां भाजपा का राज बना दिया वहां हमारा भी नाश कर दिया गया। ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं लोग आजकल? कहते तो एक बारी बोल के बताओ, ये प्रेस साड़ी सुन ले, इन्हें भी बेरा पाट जाए। इन बाप बेटा ने कैसे नाश किया, ये बात तो मैं 25 तारीख को खुल करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि कैसे षड्यंत्र रचे, कैसे बीजेपी को सत्ता में लेकर के आए। अनेक ऐसे एमएलए थे जो कांग्रेस के टिकट पे जीत रहे थे, जहां इस बात की चर्चा थी कि ये बड़े वोटों से जीत जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इन लोगों ने अपने साथियों की पीठ पे हाथ रख करके इंडिपेंडेंट खड़ा करने का काम किया। सबसे बड़ा उदाहरण जो है उचाना हल्के का है। उचाना में बिरजेंद्र सिंह जो भूपेंद्र सिंह का बुआजी का लड़का है, उसको टिकट दिया गया था। वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट दिया गया था। वीरेंद्र और भूपेंद्र आपस में मामे बुआ के भाई हैं। जहां विजेंद्र की मदद करनी चाहिए थी, जहां उसको कांग्रेस के टिकट पे जिता करके लेकर के आना चाहिए था, जहां उसके लिए जाकर के प्रचार करना चाहिए था, इन दोनों बाबू बेटा में से कोई उसके लिए प्रचार करने नहीं गया, बल्कि उसको कैसे हराया जाए इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया। उसके सामने 3 ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया जो कांग्रेस के चाहते थे, जो जिनके सर के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ रखा हुआ था। एक तो रख दिया था, एक गांव है उचाना हल्का के अंदर भोगड़ीपुर, वहां का एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति था जिसको पहले कहा था टिकट दिलाऊंगा। जब टिकट राहुल गांधी ने विजेंद्र को दे दी तो उसको कहा तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जा। दूसरा एक वहीं का संडील गांव का दिलबाग सिंह, उसको खड़ा कर दिया। और तीसरा एक और खड़ा कर दिया था, उचाना से जो चेयरमैन था काला, उसको भी लड़ा दिया। और उनको ये कह दिया कि तुम चुनाव लड़ो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव हार जाओगे तो भी मेरी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद ऐसे पदों पे बिठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकत रखने वाले होंगे। नतीजा ये निकला कि वो चुनाव हार गया, 60,000 वोट तीनों ले गए और तीनों ने 60,000 वोट लेकर के विजेंद्र को चुनाव में पराजित करने का काम किया, बीजेपी वाले को जिता दिया। इस तरह से एक नहीं 9 जिताए। ये सारी बातें उस दिन आपके सामने खोलने का काम करूंगा कि कैसे कैसे इन्होंने जिताने का काम किया था। अभी मेरे से पहले भाई विजेंद्र एक बात कह रहे थे कि जो पगड़ी हमने आपको पहनाई है, आप इसकी लाज रखना। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आपको याद होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक मुकदमा दायर करा दिया गया था। और उस मुकदमे में षड्यंत्र किसी और का नहीं, इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का षड्यंत्र रचा हुआ था। षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी। कैद होने के बाद चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल चले गए। कांग्रेस का राज भी चले गया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। मैं विपक्ष का नेता था। प्रधानमंत्री का एक गोल्डन जुबली का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि प्रदेश का कार्यक्रम था, मैं विपक्ष का नेता था, मुझे भी बुलाया गया था। जब मैं उस कार्यक्रम में शिरकत देने गया, शामिल होने के लिए गया, तो मुझे देश के प्रधानमंत्री मिले। मेरे कंधे पे हाथ रख करके मुझे पूछने लगे, चौटाला साहब का क्या हाल है? मैंने कहा सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहने लगे आप मेरे से एक बार मिलना। मैंने कहा मिलूंगा, किसी दिन समय लगे आना मेरे पास। मैंने कहा आऊंगा। मैं चौटाला साहब पे गया। मैंने चौटाला साहब से जाकर के कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया, मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन के बाद भाजपा के बड़े नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार नरेंद्र मोदी जी से मिल लो, कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाएगी, चौटाला साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। मैंने चौटाला साहब से जाकर के फिर कहा कि मेरे पास बीजेपी के नेताओं के अनेक फोन आए हैं और उन्होंने कहा कि एक बार मोदी जी से मिल लिया जाए। कहने लगे कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया,
मैंने कोई डाका नहीं मारा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। मैंने 3206 बच्चों को नौकरी दी है, और जो नौकरी दी है वो बच्चे आज भी सर्विस में हैं। इसलिए मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मेरे सर पे जो पगड़ी रखी थी उस वक्त, मैं उस पगड़ी को किसी के कदमों में रख करके अपमानित नहीं करना चाहता। ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस पगड़ी की आन बान शान को किसी के कदमों में नहीं रखूंगा, 10 साल की कैद काट लूंगा, लेकिन इस पगड़ी का अपमान नहीं होने दूंगा। साथियों, मेरी रगों में भी उसी व्यक्ति का खून है जिसने 10 साल की कैद आपके लिए काट ली, लेकिन किसी के दरवाजे पे जाकर के आपकी पगड़ी का अपमान नहीं होने दिया। आप निश्चिंत रहो, आपकी दी इस पगड़ी को सदा बड़ा सम्मान देने का काम करूंगा। आपके बीच में हर वक्त खड़ा होकर के आपके दुख सुख का साथी बनने का काम करूंगा। आज तो केवल आपको निमंत्रण देने आया था, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़ी संख्या के अंदर रोहतक की अनाज मंडी में पहुंच करके चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे और एक देश को, प्रदेश को संदेश देने का काम करोगे कि आने वाले समय में जहां इस कांग्रेस धोखेबाज पार्टी को सत्ता से दूर कर देंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाने का काम करेंगे।